हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, और इस चैप्टर के बारे में आपने थोड़ा सा पहले जो 9th क्लास थी आपकी उसमें पढ़ा होगा। उसमें आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया गया है इस बुक के इस चैप्टर में। ठीक है, जिसमें हम ये जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो आपका यूरोप है उन देशों में कैसे क्रांति है। यानी कि यूरोप देखिए अभी के समय में तो कम से कम इसमें 44 प्लस कंट्री हैं, 44 प्लस कंट्री हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, इसमें कम देश हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, ये जो मतलब जो आपके एम्पायर्स हैं वो क्या हुए, डिसइंटीग्रेट हुए, अलग अलग हिस्सों में बटे। तो आखिर वो क्यों बटे, कैसे बटे, वो हमें इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, हालांकि हम पूरे यूरोप को नहीं जानेंगे, हम कुछ ही क्षेत्रों को जानेंगे, लेकिन इससे हमें यह समझ आ जाएगा कि आखिर उन देशों में जो क्रांति आई वो क्यों आई। ठीक है, खैर आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हम कितने टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है और इसकी वजह से जो आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो नेपोलियंस का रूल था उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हैं, नेपोलियंस ने क्या क्या बदलाव लेकर के आया। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वियना ऑफ कांग्रेस। वियना ऑफ कांग्रेस बेसिकली क्या है, आपका नेपोलियंस के रूल्स के बाद आता है एक तरीके से। ठीक है, और जो चौथा हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि 1830 से लेकर के 1848 तक बहुत सारे रेवोल्यूशन देखे गए थे आपके यूरोप में। ठीक है, तो यही हमें जानना है इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, और लास्ट में एक और पढ़ लेंगे हम यूनिफिकेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और एक और हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कम से कम 4 कंट्रीज आपकी कवर हो रही है। एक तो आपका फ्रांस कवर हो रहा है। ठीक है, कि फ्रांस जो आपका है इसमें कैसे यूनिफिकेशन हुआ या फिर यूनिफाइड हुआ। एक आपका जो जर्मनी है, आज के समय में जर्मनी भी एक देश है। एक आपका ब्रिटेन है। ठीक है, और एक आपका हो गया इटाली। तो ये सब जो देश हैं ये आखिर देश बने कैसे, क्योंकि ये पहले क्या थे, ये किसी किंगडम का हिस्सा थे, एम्पायर का हिस्सा थे। तो वही हमें इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर ये नेशनलिज्म होता क्या है। क्योंकि देखिए नेशनलिज्म ही एक वो भावना है जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे यूरोप में क्रांति आई। ठीक है, तो नेशनलिज्म क्या होता है, एक तरीके से ये देशभक्ति, देश प्रेम की एक भावना होती है जो खास कल्चर के जो लोग होते हैं उस रीजन के, उनमें जगाया जाता है या फिर जागती है, ताकि वो अपने देश के प्रति एक तरीके से मतलब क्रांति कर सकें, उस देश को बना करके रखें। जैसे कि मान लीजिए जो आपका इंडिया, आप जिस देश में रहते हैं, इस देश में भी एक नेशनलिज्म की बहुत बड़ी भावना है जिसमें आप अपने देश को लेकर के कुछ कर गुजरने की बात करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो आपका देश है वो टूटता नहीं है, एकदम बने रहता है। तो यही जो नेशनलिज्म की जो भावना है ना, वो पूरे यूरोप में फैली, अपने अपने रीजन को लेकर के, अपने अपने कल्चर को लेकर के। ठीक है, खैर चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे ये फ्रेडरिक सोरो की एक पेंटिंग से, जिस पेंटिंग में आप देखेंगे जर्मनी, इटाली, फ्रांस, इन सब का झंडा दिख रहा है आपको, और नीचे जो लोग हैं उसको लेकर के चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक तरीके से ड्रीम देखा, एक आने वाले समय का ड्रीम देखा कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये जो देश हैं ये सभी के सभी क्या बन जाएंगे, एक डेमोक्रेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेट्स बन जाएंगे, इसी की उन्होंने जो कल्पना करी, इसी को यूटोपिया कहते हैं, जिसके मतलब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, बट हो भी सकते हैं। खैर जो भी हो, तो इस पेंटिंग का मतलब जो मेन मकसद था वो यही बताया जाता है कि ये जो देश आप देख रहे हैं यूरोप में, ये एक समय को आने वाले टाइम में एक डेमोक्रेटिक देश बनेंगे। ठीक है, वो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था आपका वो फ्रांस में आया था। फ्रांस में जो राजशाही तंत्र जो चल रहा था उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद से ही क्या होता है, पूरे यूरोप में एक तरीके से रेवोल्यूशन की बात स्टार्ट होती है, नेशनलिज्म की बात स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो नेशनलिज्म की बात स्टार्ट होती है, आखिर वो होती क्यों है, आखिर कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर आते हैं, हमें वो देखना है। तो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, कुछ लोगों ने क्या किया, जो मतलब रेवोल्यूशनरी थे, उन लोगों ने कुछ चीजें बनाई जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि एक ऐसी चीजें जो सभी लोगों में समान रहे, ताकि वो लोग जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करें। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या किया, उन लोगों ने एक फ्रेंच फ्लैग बनाया। दूसरा जो बनाया, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। पहले क्या था, उनको स्टेट जनरल कहते थे जो उस देश को चलाते थे, लेकिन बाद में क्या किया, इसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया और इनको इलेक्ट किया गया। पहले इलेक्ट नहीं किया जाता था, पहले एक तरीके से राजा जो था वो अपने हिसाब से चूज करता था। ठीक है, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद उस देश में यानी कि फ्रांस में क्या हुआ कि इनको चूज किया जाने लग गया, यानी कि इलेक्ट किया जाने लग गया। ठीक है,
और तीसरा ये कर दिया कि यहाँ पर हेम्स और कंपोज एंड ओथ जो है वो टेकन करेगी। एक तरीके से मान लीजिए जो राजा का शासन चल रहा था उस राजा के शासन को हटा करके जो रेवोल्यूशनरी थे वो टेनिस कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर ओथ लेते हैं कि हम इस देश को चलाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो था दो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया एक तरीके से, मतलब कि इसमें जैसे कि मान लो कोई देश होता है, उस देश में क्या होता है, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। एक तो आप कह सकते हो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। साथ में उस देश में क्या था कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उन सबको पहले लागू किया गया था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद क्या किया, इन सबको अबॉलिश कर दिया गया। यानी कि अब देश के भीतर पहले क्या था कि अगर आप कुछ बेचते थे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद उस देश में इन सब चीजों को हटा दिया गया, यानी कि अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद साथ ही इस देश में एक चीज और लाई गई था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो एक ही मतलब पैमाना तय किया गया वेट्स का और मेजर का, ठीक है। और लास्ट में एक चीज और कर दी कि जो फ्रेंच थी उस फ्रेंच को एक तरीके से वहां पर नेशनल या फिर कॉमन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये कहां पर हुआ है, फ्रांस में हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसी जब फ्रांस में कराया गया तो इससे क्या समझ आता है कि आपने क्या किया, एक जो हिस्सा है आपका ये वाला, इस हिस्से में आपने जो लोग रहते हैं उन सब के लिए एक ही चीज ला दी एक तरीके से कि हम सभी जो हैं वो फ्रांस के निवासी हैं, हमारा अपना एक फ्लैग है, ठीक है, हमारा जो देश है वो नेशनल असेंबली के जरिए चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जो आपने जो भी टैक्स वगैरह थे जो बहुत ज्यादा लगा रखे थे राजा ने अपने टाइम पे, उस चीज को कम किया गया, ठीक है। इसके साथ में ही एक कॉमन लैंग्वेज जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि यहाँ पर एक चीज करेगी वो है क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि लोग जो हैं ताकि अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। ये पहली बार हो रहा है एक यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब इसी चीज को देख करके बाकी के जो देश है ना वहां पर भी ये बात वहां पहुंचेगी कि हमारे देश को भी इन सब चीजों की जरूरत है, क्योंकि वहां पर किसका रूल है, वहां पर जो रूल है किसी का तो वो है राजा का। अब बस वहां पर राजा के शासन को हटाना है और बेसिकली अपने आप को वहां पर इस्टेब्लिश करना है। तो ये फ्रांस ने इस चीज की शुरुआत करी और ये धीरे धीरे पूरे के पूरे यूरोप में बढ़ी, ठीक है। देखिए तो फ्रांस में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन फ्रांस में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले कुछ राजा आए और उसके बाद रिपब्लिकन्स आए, उन्होंने देश को चलाया, लेकिन वो भी देश को सही से नहीं चला पाए, ठीक है। वो देश को इसलिए नहीं चला पाए क्योंकि वो करप्ट वगैरह थे जो भी थे, फिर उनको हटा दिया जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार चल रही होती है तो उस पर कुछ ज्यादा ही करप्शन का मतलब नाम खराब हो जाता है। उसको देखते हुए जो नेपोलियन थे वो नेपोलियन आया एक तरीके से, और उस नेपोलियन ने क्या किया, वहां के शासन को हटा दिया और अपने आप को वहां पर इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो गेन एब्सोल्यूट पावर इन 1799 बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंसल, ठीक है। तो वहां पर नेपोलियन ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले तो उसने एक तरीके से वहां पर रिपब्लिक ही रहने दिया, लेकिन बाद में अपने आप को वहां पर एक एम्पायर घोषित कर दिया, जो कि पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब फिर से दोबारा से यहां पर एक तरीके से एम्पायर आ चुका है, ठीक है। और इसके तुरंत बाद इसने भी क्या किया, कुछ चीजें लाई जिसको हम नेपोलियनिक कोड कह सकते हैं या फिर सिविल कोड भी कहा गया, ठीक है। सबसे पहले ये लेकर के आया इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर और अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम देखिए क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जो आपने एक वर्ड सुना होगा सामंतवाद कह दीजिए या फिर फ्यूडलिज्म कह दीजिए। इसके तहत क्या होता है, बड़ी बड़ी जो जमीनें होती हैं वो लॉर्ड्स के अंडर में होती हैं, वो उनके मालिक होते हैं और उस पूरे एरिया में उन्हीं का कंट्रोल होता है, उसके अंदर जो लोग रह रहे होते हैं वो भी उनके कंट्रोल में होते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से राजशाही तंत्र हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को खत्म किया किसने, नेपोलियन ने। साथ में क्या, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्वडम एंड द मैनोरियल ड्यूज। इसमें क्या था, उस समय जो मतलब जो किसान वगैरह थे उनको भी काफी ज्यादा एक तरीके से दासों की तरह रखा जाता, उसको हटाया गया। इसके साथ में जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगती थी लोगों के ऊपर वो कम करी गई। इसके साथ में इसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी ज्यादा इंप्रूव किया, किसने, नेपोलियन ने। और ये जो इसने किया है ये पूरे के पूरे यूरोप में किया है, क्योंकि इसने पहले तो फ्रांस को जीता, लेकिन फ्रांस के जीतने के बाद क्या हुआ, इसने यूरोप के बहुत सारे जो हिस्से थे उनको धीरे धीरे करके मतलब अपने में मिला लिया और काफी बड़ा एम्पायर इसने इस्टेब्लिश कर दिया, किसने, नेपोलियन ने। लेकिन नेपोलियन ने कुछ लिमिटेशंस भी लगाई, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल फ्रीडम लगा दिया एक तरीके से, कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो लोगों के पास थी, मतलब जो मीडिया हाउस होते हैं, मान लीजिए समाचार पत्र जो थे वहाँ के, एक तरीके से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप जो हैं कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं छाप सकते, या फिर आपको जो भी छापना आपको उनसे पूछना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। और तीसरा करे कंपल्सरी
एनलिस्टमेंट इन द फ्रेंच आर्मी वाज एनफोर्स, यानी कि लोगों को जबरदस्ती बोला गया कि आपको फ्रेंच आर्मी में भर्ती होना है। ठीक है, ये सब चीजें किसने करी? नेपोलियन ने। अब ये जो चीजें करी हैं वो पूरे यूरोप में करी हैं, ध्यान देना आप, ये केवल फ्रांस में नहीं करी है, पूरे यूरोप में करी है, मतलब जिन भी यूरोप के हिस्से को इसने फ्रांस के अलावा जीता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या था? देखिए वियना कांग्रेस ये था कि जो नेपोलियन ने जो यूरोप के हिस्सों को जीता था, ठीक है, उसके बाद उसने सोचा कि हम रशिया को भी मतलब एक तरीके से जीतते हैं, और जब वो रशिया पे लड़ाई करने के लिए जाता है तो वहां पर क्या होता है, सभी पावर्स मिल करके उसको हरा देती हैं, जो कि आपको पता होगा 1815 में उसको हराया गया था एक तरीके से वाटरलू में। और उस समय जो बड़ी पावर्स थी, ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, वो सभी ने मिल करके उसको हराया था। और हराने के बाद क्या किया, यूरोप को वापस से रीडिजाइन किया गया, और जो रीडिजाइन किया गया एक तरीके से मान लीजिए, या फिर उन सभी चीजों को दोबारा से लागू करना जो नेपोलियन से पहले थी, उसी को वियना कांग्रेस हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका हुआ था, इसको जो कराया था, यानी कि लीड बाय यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रियन चांसलर जो थे ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने स्टार्ट किया एक तरीके से इस चीज को लेकर के। ठीक है, और एक तरीके से ये समझिए कि जो फ्रांस था उसके हिस्से को रोका पूरा, कि आप फ्यूचर में ऐसी कोई दोबारा से जो नेपोलियन ने किया ऐसा दोबारा से ना हो जाए कि यूरोप के हिस्सों को जीत ले। ठीक है, और इसी के साथ में जितने भी यूरोप में नेशन थे, उन सभी नेशन को क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि कोई एक बड़ी महाशक्ति ना बने, जैसा कि नेपोलियन के एरा में हुआ कि फ्रांस बहुत बड़ी शक्ति बन गया। ठीक है, तो कांग्रेस ऑफ वियना ने क्या किया, सभी जो मतलब यूरोप के कॉन्टिनेंट के जो मतलब जो देश थे, उन सभी को रोका इसी तरीके से, और इसी को हम कहते हैं वियना ऑफ कांग्रेस। बेसिकली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि एक जगह पर सारी की सारी पावर आके इकट्ठा ना हो जाए, इसी का मेन उद्देश्य था किसका, वियना कांग्रेस का। चलिए अब देखते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1815 जो आपका कांग्रेस ऑफ वियना था, उसके 15 सालों बाद एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है, ये यूरोप के अलग अलग हिस्सों में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो यूरोप है वो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के मतलब पास है, और वो बड़ी महाशक्तियां जो है इस पूरे यूरोप को चला रही थी। लेकिन इसकी वजह से दिक्कत क्या हुई कि जो लोग थे ना वो नाखुश थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अभी भी हम एक राजा के शासन में रह रहे हैं और हमें बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो फेस करनी पड़ रही है। और उस समय खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसी समय जो ये वाला टाइम जो चल रहा है 13 से 48 का, जो आपके लिबरल्स लोग थे उन लोगों ने भी मिलजुल करके एक तरीके से रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। और यहाँ पर जो ये रेवोल्यूशन होंगे वो पूरे के पूरे यूरोप में हो रहे हैं, ये किसी एक कंट्री में नहीं होंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे यूरोप में हो रहे थे, और इसीलिए इस टाइम को एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो कि कम से कम 30 से लेकर के 48 यानी कि 18 सालों तक चलता है। ठीक है, इसमें लोगों की वही डिमांड थी कि हमारे पास मतलब एक तरीके से वो इक्वेलिटी होनी चाहिए, हमारे पास हमारा जो देश है वो स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा एक अपना अलग से देश होना चाहिए, और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो सब दिक्कतें सॉल्व हो जानी चाहिए। इसी को लेकर के लोगों ने यहाँ पर रेवोल्यूशन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। ठीक है, देखिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या था। जो जर्मनी था आपका, पहले कोई ऐसा देश नहीं था, बस जर्मन लोग थे। और एक तरीके से जो एक आपने नाम सुना था प्रशिया, ये प्रशिया में बना हुआ था। ठीक है, यानी कि प्रशिया एक हिस्सा था, जिस हिस्से को हम अभी जर्मनी बनाएंगे, यानी कि प्रशिया में कुछ हिस्सा इस तरफ से जोड़ेंगे, कुछ हिस्सा इस तरफ से, और कुछ हिस्सा इस तरफ से, यानी कि टोटल 3 वॉर्स हुई थी। ठीक है, और जो तीनों के तीनों जो वॉर्स हुई हैं, उन वॉर्स को जिताने में जो सबसे मतलब मेन जो थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। ये जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, प्रशिया के, और इन्होंने ही की रोल प्ले किया किसको, जर्मन यूनिफिकेशन में। यहाँ पर जो 3 वॉर्स हुई थी, एक हुई थी आपकी डेनिश, एक हुई थी ऑस्ट्रो प्रशियन, और एक हुई थी फ्रैंको पर्शियन। ठीक है, जो डेनिश वॉर हुई थी वो डेनमार्क से हुई थी, जो ऑस्ट्रो प्रशियन है वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में हुई, और जो फ्रैंको पर्शियन है वो फ्रांस से हुई थी। ये 3 वॉर्स हुई, और तीनों वॉर्स में प्रशिया की जीत होती है, और प्रशिया को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाता है, और इन्हीं हिस्सों को जोड़ करके एक नया देश बनता है जिसका नाम होता है जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी के जो पहले मतलब राजा बने एक तरीके से मान लीजिए, जो एम्पायर बने वो थे हमारे किंग विल्हम फर्स्ट। ठीक है, और इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपका खत्म होता है। तो इसमें ध्यान रखना 3 ही वॉर हुई थी। ठीक है, एक है डेनिश, एक है ऑस्ट्रो पर्शियन, और एक है आपका फ्रैंको पर्शियन। ठीक है, और इसमें सबसे मेन जो कौन थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। इन्होंने ही मतलब सभी जो पावर्स थी उनको आपस में जोड़ा, और उनको मिला करके एक नया देश बना करके दिया जिसका नाम था जर्मनी। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटाली की। जैसा कि आपने जर्मनी में देखा कि जर्मनी के कुछ हिस्से जो थे डेनमार्क पे थे, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया पे था, और कुछ हिस्सा आपके फ्रांस के पास था।
उन हिस्सों को मिला करके आपने क्या बनाया था, जर्मनी बनाया था। ठीक उसी प्रकार से जो आपका इटाली है, इटाली का यूनिफिकेशन हम देखेंगे। इटाली भी क्या था, बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, कम से कम 7 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, उनमें जो सबसे मेन था वो था किंगडम ऑफ सरदानिया। ठीक है, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कमेलियो दी कावूर, यानी काउंट कमेलियो दी कावूर थे। और इन्होंने ही क्या किया, एक तरीके से की रोल प्ले किया इटाली को यूनिफाई करने में। एक ये हो गए, दूसरे थे जेसुपे गैरिबाल्डी, और एक और नाम था वो था गैरिबाल्डी के साथ में मैजीनी। ठीक है, जुसेपे मैजीनी। इन तीन जो मतलब जो लीडर हैं, इनका काम था इटली को यूनिफाई करना। ठीक है, अब इन्होंने किया कैसे, देखिए जो आपका जो वॉर्स लड़ी गई थी वो 2 वॉर्स हुई हैं इटाली को लेकर के। एक तो हुई थी सेकेंड वॉर, जिसको हम कहते हैं 1859 में हुई थी, और इसमें सरदानिया और फ्रांस ये आपस में अलाइड थे और किससे लड़ रहे थे, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और इसमें इटाली को हिस्सा मिला लोम्बार्ड वाला। ठीक है, इसके बाद एक और वॉर होती है थर्ड वॉर, जिसमें थर्ड वॉर ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस, और ये होती है इटालिया अलाई विथ प्रशिया। यहाँ पर प्रशिया का सपोर्ट मिलता है एक तरीके से, और इसमें हम किससे लड़ते हैं, फिर से ऑस्ट्रिया से ही, और इसमें हमें एक हिस्सा मिलता है वेनेशिया का। तो इस वाले वॉर में हमें कौन सा हिस्सा मिला, लोम्बार्डी, इसमें हमने जीता वेनेशिया। साथ में जो गैरिबाल्डी थे वो एक अलग तरीके से काम कर रहे थे, और उन्होंने कैप्चर किया कौन से हिस्से को, सिसिली को, नेपल स्टेट्स को। और इस तरीके से समझिए जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, मोस्टली हिस्से किसके पास आ चुके थे, इटली के पास आ चुके थे। और इस तरीके से लास्ट में एक चीज और हुई कि उन लोगों ने रोम को भी कैप्चर किया, अपने ट्रूप्स भेजे। ठीक है, और इसके साथ में ही जो आपका इटाली का जो यूनिफिकेशन था वो कंप्लीट हुआ, और एक तरीके से रोम वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ इटाली। और इसी के साथ में जो इटली यूनिफिकेशन को हम कंप्लीट कह सकते हैं कि इतने जो अलग अलग हिस्सों में आपका इटाली बटा हुआ था उनको जीत लिया गया। ठीक है, इसमें हमने जो देखा वो क्या क्या देखा कि एक तो सिसिली और नेपल्स जीते, फिर हमने एक लोम्बार्ड जीता, और फिर हमने एक वेनेशिया, हमने मतलब इस इटाली ने जो जीता। ठीक है, और जीतने के बाद उन सबको मिला करके एक नया देश बनाया जिसका नाम क्या होगा, इटाली। ठीक है, जैसे कि इस मैप में है, ये जो है अलग अलग कलर्स में है, तो ये आपका है जो इटाली जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन सारी वॉर्स के बाद, जो इसमें वॉर्स की टाइमिंग भी है, उसके बाद इटाली एक अलग बन गया, जिसका इसमें कलर दिखाया जा रहा है पर्पल कलर में, जो है आपका वो अभी के समय का इटाली है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटाली कंप्लीट। अब बात करते हैं नेशनलिज्म इन ब्रिटेन की, कि आखिर आपका जो ब्रिटेन था वो कैसे बना। तो देखिए, ब्रिटेन में भी आपका एक मोनार्क सिस्टम था। उस मोनार्क सिस्टम में ये समझिए जो ब्रिटेन था उसमें अलग अलग कल्चर के लोग थे, जिसमें एक हो गया आपके इंग्लिश, एक हो गया आपके वेल्स, एक हो गया आपके स्कॉटिश लोग, और एक हो गए आयरिश लोग। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग जातीय समूह है, निर्जातीय समूह है, ये अलग थे। इन सभी को मिलाकर के आपका क्या बना, ब्रिटेन बना। तो आखिर बना कैसे, तो सबसे पहले क्या किया कि 1688 में जो पार्लियामेंट थी उसने मोनार्क से एक तरीके से पावर ले ली। पहले यहाँ पर मोनार्क सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर भी रेवोल्यूशन होते एक तरीके से, और मोनार्क से पावर ले ली जाती है, और पावर चली जाती है किस पे, पार्लियामेंट पे। इसके बाद 1707 में हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन है, इसके अंदर 2 हिस्सों को जोड़ा जाता है, जिसमें है एक आपका इंग्लैंड और एक है आपका स्कॉटलैंड। अभी आयरलैंड नहीं जुड़ा, लेकिन आयरलैंड को जोड़ा गया 1801 में। इसको भी किसमें जोड़ दिया हमने, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में। तो यानी कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ जो ब्रिटेन है, इसमें सबसे पहले जो जुड़े थे, एक तो आपका इंग्लैंड जुड़ा और एक आपका स्कॉट जुड़ा। ठीक है, लेकिन बाद में 1801 में इसमें एक और देश जुड़ जाता है, जिसका नाम क्या है, आयरलैंड। ये जुड़ नहीं रहा था, मतलब एक तरीके से समझ लिए फोर्सिबली इसको इसमें ऐड किया गया, और इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को बना दिया गया। अभी के समय में अगर 2024 की अगर हम बात करें, तो आयरलैंड एक अलग देश है, और ये सब तो मतलब एक में ही काउंट आप कर सकते हैं। हालांकि इनकी क्रिकेट टीम तो आपने सुनी होगी, स्कॉटलैंड की अलग टीम है, और इंग्लैंड एंड वेल्स की एक अलग टीम है। खैर, तो इस तरीके से आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी आप कह सकते हैं, या फिर नेशनलिज्म इन ब्रिटेन भी कह सकते हैं कि खत्म हुआ। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हमने ब्रिटेन की बात करी, इटाली की बात करी, जर्मनी की बात करी, और हमने बात करी एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो ये पूरा रेवोल्यूशन हुआ, ये सबसे मेन था, जिसकी वजह से आपका यूरोप जो था ना वो अलग अलग हिस्सों में बटा और एक नए नए देश बने। एक हमने बात करी वियना ऑफ कांग्रेस। वियना ऑफ कांग्रेस ये एक वो पॉइंट है जिसकी वजह से जो लोग हैं ना वो ट्रिगर पॉइंट हुआ, कि इसकी वजह से लोगों को समझ आया कि ये हम पे कुछ ज़्यादा ही जाति कर रहे हैं, एक तरीके से हमको ज़्यादा ही दबाया जा रहा है, और इसके बाद से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और ये नेपोलियंस का रूल, और एक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, और एक ये। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, और इस चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके जो नोट्स हैं आपको मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।